हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्किल्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न लेखांकन समस्याओं को डिटेल में स्टडी किया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट। तो हमने अब तक पढ़ा था नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न लेखांकन समस्या यानी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, यानी कि लेखांकन समायोजन। और इन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स में, इन लेखांकन समायोजन में हमने कुल 5 समायोजन को अध्ययन किया था। पहला था नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन, नया लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात। की गणना। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें लेखांकन समस्याओं में या फिर लेखांकन समायोजन के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पढ़ा था हमने। अब ख्याति के मूल्यांकन के अंतर्गत हमने पढ़ा था सर, ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि से कर सकते हैं, अधिलाभ विधि से कर सकते हैं सर, इसके लिए पूंजीकरण विधि काम में ली जा सकती है, शुद्ध संपत्ति विधि भी हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने वार्षिक वृद्धि विधि को भी पढ़ा था। और छुपी हुई ख्याति अर्थात साझेदार की, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, यह भी हमने ख्याति के मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ा था। इसके बाद है ख्याति के मूल्यांकन एवं ख्याति का लेखांकन समायोजन भी हमने पढ़ा है इसके अंतर्गत सर। और इसके बाद हमने पढ़ा है, तीसरा पॉइंट था अपना संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण, इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सर जब दायित्व, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया था कि आपको बस ये रूल ध्यान रखना है। अगर आपने वो रूल ध्यान रखा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो कोई भी अकाउंट होता है उसकी कितनी साइड होती है सर? 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया है तो इसमें किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं सर? संपत्तियों, दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसे हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा कि संपत्ति यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजन में जो भी चेंजमेंट होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि संपत्तियों में कमी, दायित्व आयोजनों में वृद्धि, ये फर्म के लिए क्या होती है सर? ये होती है फर्म के लिए हानियां, ये फर्म के लिए हानि होती है, ये फर्म की हानियां हैं। या फिर इसकी, इन हानियों की जगह अगर फर्म को कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा भी, यानी कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित कोई व्यय हो तो उस व्यय को भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। और इसके विपरीत अगर फर्म के संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है, दायित्वों में कमी होती है, आयोजनों में कमी होती है, तो ये फर्म के लिए क्या होगी? ये सर फर्म के लिए गेन यानी कि लाभ है। और इन लाभों के अलावा अगर फर्म को कोई आय होती है तो उस आय को भी आप यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे।
तो इनमें एक विशेष बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जब संपत्तियों के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है या दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन इनमें वृद्धि और कमी बिना किसी प्रतिफल के होनी चाहिए। जैसे मान लो कि इस दायित्व के मूल्य में सर कमी हुई, तो कमी दो प्रकार से हो सकती है। तो हमने दायित्व का भुगतान कर दिया, दायित्व में कमी हो जाएगी, लेकिन हमें भुगतान से नहीं, भुगतान से संबंधित कमी नहीं देखनी है। हमने बिना प्रतिफल के कितना दायित्व कम हुआ, तभी तो माना जाएगा कि अपने को लाभ हुआ। कि भी 10,000 का दायित्व था, हमने 3,000 का भुगतान कर दिया, 7,000 का दायित्व बचा। तो दायित्व 7,000 का जो दायित्व बचा, दायित्व में कमी तो हुई है, लेकिन 3,000 कैश देने के बाद कमी हुई है। तो हमें कोई लाभ हुआ क्या यहाँ पे? सर यहाँ तो कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ तब होता जब एक लेनदार जो हमसे 1,000 रुपए मांगता है और वो अपने 1,000 रुपए छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि उसने हमसे 1,000 रुपए का क्लेम किया ही नहीं उसने हम पे, उसने कहा भी ठीक है आपको ये 1,000 रुपए की छूट दी मैंने, तो इसका मतलब वो दायित्व यहाँ पे कमी हुई, अर्थात वो अपने को लाभ हुआ है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बिना किसी प्रतिफल के इन तीनों में परिवर्तन अगर होता है तो वो है लाभ या हानियां हैं, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर चौथा हमने पॉइंट पढ़ा था सर, इसमें हमने पढ़ा था अवितरित लाभ एवं अवितरित हानियों से संबंधित समायोजन, हानियों का समायोजन, अवितरित लाभ एवं हानियों का समायोजन। तो अवितरित लाभ और अवितरित हानियों का समायोजन, आपको ध्यान होगा इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि सर जो अवितरित लाभ होते हैं इनकी मैंने पहचान बताई थी। तुम्हें क्या बताई थी सर? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट शेष है तो वो अवितरित लाभ है। इसके अलावा अगर किसी भी नाम के साथ रिजर्व वर्ड यूज किया तो ये भी क्या है सर? ये भी अवितरित लाभ है। इसके अलावा किसी भी नाम के साथ आपने फंड ये वर्ड यूज किया है तो भी अवितरित लाभ है। लेकिन इसमें विशेष बात आई थी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, ईपीएफ को छोड़कर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को छोड़कर शेष सभी फंड क्या होंगे सर? अवितरित लाभ होंगे। तो अवितरित लाभों की पहचान सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट शेष अगर रहा हो, रिजर्व किसी भी नाम के साथ रिजर्व वर्ड का यूज किया हो, और कोई भी फंड जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छोड़कर शेष सभी फंड। फिर था अवितरित हानियां। अब ये अवितरित हानियां, तो ये अवितरित हानियों में मैंने तुम्हें क्या बताया था सर? अवितरित हानियों में या तो लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आएगा, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो आएगा। दो चीजें आती हैं अवितरित हानियों में। तो ये जो अवितरित हानियां हैं, इसके फिर मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि इनकी पहचान कैसे करेंगे। या तो प्रश्न में सीधा दे दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर अपने को किसी नाम के साथ सस्पेंस वर्ड यूज करेगा, सस्पेंस नाम यूज करेगा तो भी हम कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर एक कह सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सब पहचान हमने पीछे की क्लासेस में डिस्कस की है। तो 4 समायोजन ये हुए। फिर 5वां और अंतिम समायोजन जो हमने पढ़ा था इसमें, वो था अपना पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन, तो पूंजी समायोजन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर किस प्रकार पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित करना होता है। नए साझेदार की पूंजी प्रश्न में ना दी हो तो नए साझेदार की पूंजी पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर प्रश्न में नई फर्म की कुल पूंजी पहले से दी हो तो हमें किस प्रकार पूंजी का समायोजन करना है। तो ये हमने अब तक इस चैप्टर में जो चीजें पढ़ी थी वो सारी यहां पे आपके सामने है। इनसे संबंधित हमने डिटेल में सारे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की डिटेल में, और इनकी कॉन्सेप्ट्स को भी हमने डिटेल में पीछे के वीडियोस में हमने अच्छे से क्लियर किया। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? इनसे रिलेटेड कंबाइंड। तो आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये होगा आज का अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 1। इसमें हम करेंगे, देखिए जो भी अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आरबीएससी के लिए, राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपने को बुक यूज करनी है वो होगी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र की बुक। तो ये बुक जो है हमें यूज करनी है, इस बुक के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित, इस बुक के पेज नंबर 54 और इसमें दे रखा है उदाहरण संख्या 3। पहले हम इस उदाहरण को करेंगे, फिर अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को करेंगे, फिर पहले इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, रमेश और सुरेश साझेदार हैं जो कि लाभों को क्रमशः 5:3 में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। तो देखिए बैलेंस शीट आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है और नीचे कुछ समायोजन है। कहा गया कि मुनेश निम्न शर्तों पर फर्म में प्रवेश करता है। शर्त में प्रथम शर्त बताइए, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 3:3:2। मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 पर किया गया। मुनेश अपना हिस्सा नगद लाता है। रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। रहतिये का मूल्य 50,000 रुपए तक कम कर दिया जाए। संदिग्ध ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से कर दिया जाए। सुरेश 10,000 रुपए नगद लाएगा। अर्जित आय 800 रुपए और ख्याति व्यवसाय में रखी जाएगी। उपरोक्त के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो देखिए जब भी इस प्रकार का कोई बड़ा क्वेश्चन हमें दिया जाए जिसमें सारे समायोजन शामिल हो जाएं, जो हमने 5 समायोजन अब तक पढ़े थे वो सभी समायोजन जब एक क्वेश्चन में शामिल हो जाएं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाओ और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके 2 चीजें हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मुख्य मिलती हैं, जिनमें एक होता है पूंजी और संचित लाभ और दूसरे होते हैं दायित्व। तो यहां जो हमें समायोजन प्रविष्टियां करनी है नए साझेदार के प्रवेश पर, तो दायित्व पक्ष से हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे संचित लाभों की। और संचित लाभों में आपको पता है क्या आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आता है, रिजर्व आता है और फंड आता है। ठीक है सर। तो देखिए लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है सर, क्रेडिटर लायबिलिटी है, छोड़ दीजिए। जनरल रिजर्व, रिजर्व वर्ड यूज हुआ नाम यहाँ पे, तो रिजर्व का मीन्स क्या होगा सर, संचित लाभ है। और संचित लाभों का लेखांकन व्यवहार मैंने क्या बताया था कि संचित लाभों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें सबका कौन सा शेष सर, क्रेडिट शेष। और इनको जब हम हस्तांतरित करेंगे तो प्रविष्टि क्या बनाएंगे सर, जनरल रिजर्व क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसमें ट्रांसफर करना है सर, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ना देखिए ऊपर दिया हुआ सुरेश और रमेश और सुरेश, तो यहां लिखेंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रविष्टि हमें करनी थी इसमें। और यहां पे जनरल रिजर्व का अमाउंट था ₹4,000 यानी 4,000 यहां दिया हुआ है। और इस 4,000 को किस अनुपात में बांटना है सर, पुराने साझेदार है तो पुराने अनुपात में विभाजित करो। तो पुराना अनुपात कितना, 5:3। तो देखिए ये जो 4,000 की रकम है इसे 5:3 में मुझे विभाजित करना है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 5 और 3 8 हो गए सर, इसमें अनुपातों के योग का भाग दो। तो 8 5 40, तो यह 500, 500 को 5 से गुणा किया तो सर 2,500, और इधर 500 को 3 से गुणा किया तो सर ये आएगा 2,500 इसका और 5 से 1,500 इसका। तो इस प्रकार एक प्रविष्टि तो ये होगी आपकी। इसके बाद देखिए और कोई संचित लाभ इसमें नहीं है सर। इसके बाद देखिए एसेट साइड में आओ। अब एसेट साइड से क्या चीज लेना है सर, संचित हानियों को और ख्याति की रकम को लेना है। क्योंकि बैलेंस शीट में जो ख्याति की रकम दी होती है वो पुरानी ख्याति की रकम जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसे क्या किया जाता है, अपलिखित किया जाता है नए साझेदार के प्रवेश पर या फर्म के पुनर्गठन के समय। बैलेंस शीट में दी हुई ख्याति को क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं। तो इसमें ख्याति तो दी हुई नहीं है
तो संचित हानियां देख लेते हैं। तो संचित हानियों में क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड में। अब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब संचित हानि और इसे में क्या करना है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में विभाजित करना है। तो हानियों को जब पूंजी में स्थानांतरित करते हैं तो सर पूंजी कम हो जाती है, तो एंट्री क्या होगी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में था, मींस डेबिट था, या क्रेडिट हो गया उसका अकाउंट क्लोज। और ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में होता है, मींस डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। लॉस को पूंजी में स्थानांतरित करें तो पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है, और पूंजी कम होने पर पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या करना है, इसको हमें जो हानि की राशि दे रखी है बैलेंस शीट में, यह है 16,000, और इस 16,000 को हमें विभाजित करना है किसमें, रमेश और सुरेश में, इनके पुराने अनुपात में। तो 16,000 की रकम को हमने 5:3 में विभाजित करना है, पुराना अनुपात जो दिया हुआ है। तो 5 और 3 कितना हुआ सर, ये 8 हुआ, तो इसमें 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 2000 आया सर। 2000 को 5 से गुणा करो सर 10,000 हो गया, और 2000 को 3 से गुणा करो सर 6,000 हो गया। तो इस प्रकार आपने संचित हानि को विभाजित कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इतना काम होने के बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से क्या लेना है सर, संचित लाभों के लिए प्रविष्टि करनी है। असेट साइड से क्या करना है सर, संचित हानियों के लिए और ख्याति की रकम के लिए हमें जो समायोजन प्रविष्टि करनी है वो कर देनी है। और इसके बाद इतना काम होने के बाद हमें नीचे समायोजनों में जाना है, जो नीचे सूचनाएं दे रखी है। अब उन सूचनाओं को एक एक सूचना को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित समायोजन करते चलेंगे। तो देखिए सूचना क्या है, पहली सूचना दी हुई है, मुनेश निम्न शर्तों में साझेदारी में प्रवेश करता है कि नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। अब देखिए पहली बात यह है कि पहले साझेदार कौन थे सर, पहले थे रमेश और सुरेश। नया कौन आया सर, मुनेश, ये नया आ रहा है मुनेश। तो पहले इनका रमेश और सुरेश जो पहले थे, ये तो नया आ रहा है ना। तो रमेश और सुरेश जो पहले थे, इनका अनुपात कितना था सर, पहले इनका जो ओल्ड रेशियो था यानी पुराना अनुपात वो था 5:3। और अब इसके मुनेश के आने के बाद इनका जो नया अनुपात हो गया वो हो गया, पहला पॉइंट दे रखा है देखो सूचनाओं में कि नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। कितना, 3:3:2, ये इनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो गया। अब हमें क्या करना है कि सर इससे हमें त्याग अनुपात की गणना कर लेनी है, क्योंकि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नया साझेदार जो भविष्य में जो लाभों में हिस्सा लेगा, भावी लाभों में जो हिस्सा लेगा, वो भावी लाभों में हिस्सा कब आएगा, जब पुराने साझेदार त्याग करेंगे। तो हमें पुराने साझेदारों त्याग अनुपात निकालना होता है इस कंडीशन में। तो देखिए इस प्रश्न में नया अनुपात दिया हुआ है और हमें पुराना अनुपात भी दिया हुआ है, तो त्याग अनुपात निकाल देता हूं। त्याग अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। चलो मैं यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं, त्याग अनुपात। अब देखिए त्याग अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, पहले मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में त्याग अनुपात निकालना, नया अनुपात निकालना सिखाया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, मैं एक अलग ट्रिक से आपको बता रहा हूं। यहां देखिए पुराने अनुपात का योग लगाओ, कितना सर, योग आ रहा है 8। नए अनुपात का योग लगाओ, कितना आ रहा है सर, 8। दोनों का योग बराबर है। जब दोनों अनुपात तो नए और पुराने दोनों अनुपातों का योग बराबर हो ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे बिना किसी अनुपात की कैलकुलेशन किए। देखो पुराने हिस्से में रमेश को कितना लाभ मिल रहा था सर, 5 रुपए का लाभ मिल रहा था। नया कितना मिल रहा है सर, 2 रुपए का लाभ मिल रहा है, 3 रुपए का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे रमेश को 2 रुपए का लाभ छोड़ना पड़ा। देखिए पुराने हिस्से में रमेश को कितना लाभ मिलता सर, 8 में से 5 मिलता था, और अब 8 में से कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब रमेश को 2 रुपए का त्याग करना पड़ा। कितने में से सर, टोटल 8 में से करना पड़ा, तो 2/8। ये सैक्रिफाइस रेशियो हो गया किसका, रमेश का। अब हम बात करेंगे किसकी, सुरेश की। तो सुरेश का देखो पहले कितना मिलता था, 8 में से सर 3 मिलता था, और अब भी 8 में से कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो सर इसको तो कुछ त्याग करना ही नहीं पड़ा। अब देखिए मुनेश की बात करें तो मुनेश तो नया साझेदार है ना, तो मुनेश का पुराने लाभ में कोई हिस्सा था ही नहीं। अब उसे 2/8 मिल रहा है, मतलब -2/8 आ रहा है, क्योंकि 0 में से अगर तुम 2 घटाओगे तो -2/8, यानी कि इसको क्या हुआ, फायदा हुआ सर, इसको तो बेनिफिट हुआ है।
तो इसको हुआ फायदा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नया साझेदार मुनेश जो 2/8 हिस्सा प्राप्त कर रहा है, वो किससे प्राप्त कर रहा है? केवल रमेश से प्राप्त कर रहा है। देखो रमेश ने 2/8 हिस्से का त्याग किया और वो 2/8 हिस्सा किसको मिल गया? सर मुनेश को मिल गया। तो ये मुनेश का हो गया फायदा, क्योंकि नया साझेदार तो फायदा ही होगा ना उसको, क्योंकि भावी लाभों में हिस्सा लेगा भाई। वो त्याग किसने किया? यहाँ पे रमेश ने किया। तो त्याग अनुपात की अगर बात है तो त्याग अनुपात तो कुछ नहीं बन रहा, बस त्याग किसने किया? रमेश ने किया है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, त्याग अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अगला पॉइंट पढ़िए, मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। मुनेश के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ, देखिए प्रश्न में दिया हुआ आपको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आइए और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और फिर दिया मुनेश लोन। मुनेश लोन दिया हुआ है। तो मुनेश का जो लोन है इसको मुनेश की पूंजी मान लेना है। तो देखिए लायबिलिटी साइड में लोन दिया, मतलब कौन सा बैलेंस है? सर इसका तो क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट करो, कैपिटल में ट्रांसफर करना ना, इसे कैपिटल मानना है भाई। तो इसे डेबिट करके अकाउंट क्लोज करो इसका। मुनेश लोन अकाउंट डेबिट, मुनेश लोन अकाउंट डेबिट करो। क्यों किया डेबिट? सर पहले से मुनेश लायबिलिटी है, इट मींस ये पहले से क्रेडिट है और हमें इस लोन को क्या मानना है? कैपिटल मानना है। तो लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये अकाउंट क्रेडिट से हो जाएगा डेबिट, और लोन कैपिटल में गया तो मुनेश की कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे? सर मुनेश कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? उसे कैपिटल इंक्रीज होने पर कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे टू मुनेश कैपिटल अकाउंट, तो ये प्रविष्टि करेंगे। तो इसकी लोन की अमाउंट कितनी थी? 30,000 दी हुई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वो अपन ने यहां पे लिख दी। तो ये आपकी 3 प्रविष्टियां हो गई। ये दूसरी प्रविष्टि थी, ये तीसरी प्रविष्टि है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 पर किया गया, मुनेश अपना हिस्सा नगद लाता है। तो देखिए फर्म की ख्याति, फर्म की ख्याति का मूल्य दिया हुआ है आपको 24,000। या नया साझेदार कौन आ रहा है? सर मुनेश आ रहा है। तो मुनेश अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा। तो मुनेश के हिस्से की ख्याति कितनी होगी? मुनेश के हिस्से की ख्याति होगी 24,000 का 2/8 हिस्सा ले रहा है ना मुनेश, तो गुणा 2/8। तो 8 को इससे कैंसिल करो सर, 8 3 24, 3 दूनी 6,000। मुनेश के हिस्से की ख्याति कितनी होगी? सर 6,000 होगी मुनेश के हिस्से की ख्याति। तो मुनेश अपनी ख्याति का हिस्सा, जो ख्याति में मुनेश का जो हिस्सा है वो नगद लेके आता है। तो जब मुनेश ख्याति की रकम नगद लाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा? सर कैश मिलेगा। तो कैश व्यापार में आई तो आने वाली वस्तु क्या करते हैं? सर डेबिट कर देते हैं। अब ये कैश किसने दिया? सर दिया तो मुनेश ने, लेकिन मुनेश ने ये कैश क्यों दिया? उसके देने का कारण था ख्याति की रकम के लिए उसने दिया। और जब ख्याति की रकम के लिए देता तो मैंने आपको बताया था यहां लिखना चाहिए अपने को, ख्याति की रकम फर्म के लिए क्या होगी? सर प्राप्ति। और प्राप्तियों को हम क्या करते हैं? क्रेडिट किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से क्रेडिट करते हैं। यहां पे आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है वहां पे गुडविल अकाउंट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। नॉर्मली गुडविल अकाउंट ही मिलेगा, तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हो और यहां पे सिर्फ गुडविल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये एंट्री होगी ख्याति की रकम नगद लाने पर। तो मुनेश के हिस्से की ख्याति 6,000 है, तो 6,000 अपने हिस्से की ख्याति की रकम को वो क्या करेगा? सर नगद ले आएगा। अच्छा नया साझेदार जो ख्याति की रकम नगद लेके आया है, ये पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में विभाजित कर दी जाएगी। तो पुराने साझेदारों में 2 थे, एक था रमेश एक था सुरेश, और इन दोनों में किस अनुपात में विभाजित होगी? सर त्याग में। तो त्याग तो सिर्फ रमेश ने किया था, सुरेश ने तो कोई त्याग ही नहीं किया, जीरो आ रहा था। इसका मतलब ये जो ख्याति की रकम है किसके खाते में हस्तांतरित होगी? सर ये तो रमेश के कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित होगी। तो हम क्या करेंगे? रमेश के कैपिटल अकाउंट में इसको हस्तांतरित कर देते हैं। तो देखिए क्या करोगे, यहां पे क्रेडिट था, क्रेडिट से इसे डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में करनी है? सर त्याग तो रमेश ने किया था, तो रमेश के अकाउंट में करो, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट।
अच्छा कितना प्रीमियम था सर? 6000 का प्रीमियम था, ये 6000 यहां पे हस्तांतरित कर दो, ये 6000 हस्तांतरित हो गया सर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। देखो विनियोग फर्म के लिए क्या संपत्ति है, जो देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिए हुए हैं, आप प्रश्न में देख सकते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के नाम से 8000 रुपए दिए हुए हैं, और ये कह रहा है कि रमेश और सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। अच्छा रमेश और सुरेश कौन थे सर? यहाँ पे साझेदार थे, और इन दोनों साझेदारों ने विनियोग यानी फर्म की संपत्ति ले ली। तो रमेश और सुरेश कौन हो गए सर? पाने वाले हो गए। पाने वाले क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। डेबिट कर दो, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिया इन्होंने? इन्होंने लिया सर फर्म से इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट फर्म की संपत्ति थी, और संपत्ति व्यापार से गई, और आपको पता है कि जो जाने वाली वस्तु होती है उसे क्या करते हैं सर? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये प्रविष्टि हम बनाएंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ था सर? बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो थी 8000, और इन्होंने अपने कौन से अनुपात में लिया? देखो चौथा पॉइंट सूचना में दिया, रमेश सुरेश ने विनियोग अपने लाभ विभाजन अनुपात में लिए। तो इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना सर? 8000 को लाभ विभाजन अनुपात था 5:3, तो 5:3 यानी पुराने अनुपात की बात कर रहे हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए सर? 8 हो गए। तो 8 को 5 और 3 में विभाजित करेंगे तो 8 का इसमें भाग दिया तो कितने हो गए? 1000। 5 से गुणा करो, एक बार 3 से गुणा करो, तो 1000 को 5 से गुणा किया सर 5000 आया, 3 से गुणा किया तो 3000 आया। तो इस तरह आपने इनको विनियोग को इन्होंने अपने अनुपात में ले लिया। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है अगला प्रश्न, रहतिये का मूल्य 50,000 तक कम कर दिया जाए। रहतिये का मतलब क्या होता है सर? ये तो एसेट्स होती है, स्टॉक को अपन रहतिया बोलते हैं। अब इस प्रश्न में क्या कहा? रहतिये का मूल्य कम कर दिया जाए। आपको पता है ना स्टॉक यानी कि एसेट होती है, और जब भी एसेट लायबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू में कभी भी चेंजमेंट होता है तो वो चेंजमेंट कहां रिकॉर्ड होता है सर? वो रिकॉर्ड होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अभी जब मैं आपको ये समायोजन जो बता रहा था, अभी ये जो हमने पढ़े हैं सारे समायोजन, तो मैंने आपको रिवाइज भी किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है संपत्ति दायित्व और आयोजनों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, इनके मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। तो यार रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट लायबिलिटी प्रोविजन आते हैं, और इसका रूल क्या होता है सर? डेबिट साइड में लिखते हैं माइनस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ये क्रेडिट में। मतलब ये क्या है सर? ये तो हानियां है, और ये क्या है सर? ये लाभ है। तो लाभ ये अवास्तविक खाता होता है रिवैल्यूएशन, इसलिए इनके डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? हानियों को, और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? लाभों को। तो यही काम अपने को यहाँ पे करना है। देखो स्टॉक क्या है सर? हमारी संपत्ति है, और संपत्ति का मूल्य क्या करना है सर? कम करना है। तो कम करना है तो संपत्ति कम होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। किसके डेबिट में सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। इसका मतलब रिवैल्यूएशन को तो डेबिट ही करना है तुमको। तो लिखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट किसको करें सर? क्रेडिट करो स्टॉक को भी, स्टॉक की वैल्यू कम हुई है ना, स्टॉक अकाउंट। आप कहोगे सर रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, ठीक है ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन स्टॉक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि भाई स्टॉक एक संपत्ति, संपत्ति और शेष क्या होता है सर? संपत्ति और शेष होता है डेबिट, और अगर संपत्ति बढ़ी तो फिर से डेबिट, और संपत्ति का मूल्य घटा तो संपत्ति क्रेडिट यानी विपरीत पक्ष में रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे संपत्ति क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे हमने कितने रुपए से करना है? 50,000 रुपए तक कम करना है। तो देखिए बैलेंस शीट में कितना दिया मूल्य? बैलेंस शीट में दिया 56,000, और हमें इसका मूल्य 50,000 रुपए तक कम करना, तो 56 से 50 पर लाना है, तो 6,000 कम हो गए सर। तो 6,000 रुपए हमने इसके क्या कर दिए? कम कर दिए। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से कर दिया जाए। अच्छा संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान यानी प्रोविजन, तो प्रोविजन 5% करना है देनदारों पर। देखिए बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दिए हुए? बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं 40,000 के। तो 40,000 के जो डेटर्स हैं इन पर हमें कितना प्रावधान करना है सर? इन पर प्रावधान करने के लिए बोला है 5% प्रावधान कर दो। तो इनका 5% अगर मैं ज्ञात कर लेता हूं तो कितना होगा 5%? सर 2,000 रुपए हो जाएगा। जबकि बैलेंस शीट में देखो डेटर्स में से कितना प्रोविजन घटा रखा है?
डेटर्स में से प्रोविजन 1600 रुपए माइनस कर रखा है सर। तो ये अपना नया प्रोविजन, ये है एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ है, यह न्यू प्रोविजन। तो बताओ मुझे नया प्रोविजन ज्यादा है कि कम है? सर नए वाला ज्यादा है, इसका मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है। कितने रुपए से बढ़ रहा है प्रोविजन? प्रोविजन सर 400 रुपए से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो रूल, रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड अभी मैं लिख के गया था रूल, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या था सर? एसेट लायबिलिटी प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं इसमें, और इसका रूल सिंपल सा ये था, डेबिट साइड में माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो प्रोविजन क्या हो रहा है सर, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पुराना प्रोविजन बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है 1600 है, और जो नया प्रोविजन है जो अब हमें 5% की दर से रखना है वो 2000, 400 रुपए प्रोविजन बढ़ रहा है। सर प्रोविजन तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कहां रिकॉर्ड करो सर? रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करो। तो यहां डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। चलो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट तो कर ही रखा है, इसी में लिख देता हूं मैं, टू प्रोविजन फॉर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बताया ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डीडी मींस डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 400 रुपए बढ़ा सर, 400 रुपए बढ़ा दो। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सुरेश 1000 रुपए नगद लाएगा। ठीक है, सुरेश नगद लाएगा तो कैश से एंट्री कर देंगे। देखिए एंट्री कर देता हूं मैं यहां पे पहले इसकी। चलिए देखिए, सुरेश क्या कर रहा है? 10,000 रुपए नगद लाएगा। तो सुरेश नगद लाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा सर? कैश मिल जाएगा फर्म को। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। क्यों डेबिट कर दो? क्योंकि सर कैश व्यापार में आया है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये वस्तुगत खाता है कैश, तो जो वस्तु व्यापार में उसे डेबिट किया, और 10,000 रुपए कैश व्यापार को मिली, तो हमने ये 10,000 लिख दिया। अच्छा कैश किसने दी व्यापार को सर? ये तो सुरेश ने दी। तो सुरेश एक व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो सुरेश ने तो पैसा दिया भाई व्यापार को, तो क्रेडिट करो इसे। तो टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सर ये सुरेश जो है साझेदार है, यहाँ पे व्यापार स्वामी है, तो व्यापार स्वामी को प्रेजेंट तो कैपिटल अकाउंट ही करता है ना, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट लगा दिया। इसके बाद क्या था? अर्जित आय रुपए 800। अच्छा अर्जित आय का मतलब क्या है? देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ये 4 समायोजन पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम। तो उसी में ये एक्रूड इनकम यानी अर्जित आय। अर्जित आय का मतलब जो आय हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं, मतलब हमने कमा ली, हम उसको पाने के अधिकारी हो चुके, लेकिन वो आय अभी तक हमें मिली नहीं, उसे कहते हैं अर्जित आय। तो अर्जित आय फर्म के लिए क्या हो गई सर? ये तो संपत्ति हो गई। संपत्ति कैसे हुई? क्योंकि फ्यूचर में हमें प्राप्त होगी, जो भी चीज फ्यूचर में मिलने वाली होती है वो हमारे लिए क्या होती है सर? एसेट्स होती है। तो ये यहाँ पे 800 रुपए अर्जित आय है, और ये 800 रुपए की जो अर्जित आय है फर्म की संपत्ति है, और ये संपत्ति पहले से बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं है। तो पहले से बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर? ये संपत्ति तो पहले थी नहीं, अब ये संपत्ति बता रहा है, यानी संपत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो संपत्ति बढ़ रही है, बढ़ी तो कहां? क्रेडिट में रिकॉर्ड करो भाई। तो क्रेडिट में किसके क्रेडिट में? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूं रिवैल्यूएशन को, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो क्रेडिट कर दिया सर। अब देखो संपत्ति बढ़ी। अब देखो याद करो 11th क्लास में आप लोगों ने रूल्स पढ़े थे कि संपत्ति का शेष क्या होता है सर? डेबिट होता है, और अगर संपत्ति बढ़ गई तो फिर डेबिट हो जाएगी। तो यहां देखो बढ़ी तो रही है संपत्ति, क्योंकि संपत्ति पहले बैलेंस शीट में थी नहीं, अब 800 रुपए बताई जा रही है संपत्ति। तो संपत्ति बढ़ी तो क्या कर देंगे सर? संपत्ति को डेबिट कर देंगे। और इस संपत्ति का नाम क्या है सर? एक्रूड इनकम नाम है सर इसका, एक्रूड इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट, इसको हमने डेबिट कर दिया सर। अच्छा बताइए, तो ये जो एक्रूड इनकम जो हमें दी हुई है, इसका मूल्य कितना है? रुपए कितने सर? 800 रुपए इसके, तो 800 रुपए से हमने प्रविष्टि कर दी। अब आगे प्रश्न, ख्याति व्यवसाय में रखी जाए, तो देखो ख्याति की जो रकम नया साझेदार लेके आया था टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेके आया सर? 6,000 रुपए लेके आया ख्याति की रकम, और जो ख्याति की रकम लाए वो अपने रमेश के अकाउंट में हमने क्या किया था? क्रेडिट कर दिया था। अब रमेश ने ख्याति की रकम फर्म से निकाल थोड़ी ली,
तो ये तो फैती फर्म में रखी हुई है, निकाली तो है नहीं, तो बस अब इसके लिए अपने कोई विशेष प्रविष्टि करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रविष्टियां होगी। अब इसमें एक पॉइंट बच गया अपना, क्या बच गया सर? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमें क्या करना है? शेष निकालना है। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होगा पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो करते हैं, देखिए। अच्छा, मैं इधर का ये वाला पार्ट जो है इधर से मिटा रहा हूं मैं इसको। अभी किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका सॉल्यूशन का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार 2 मिनट के लिए मैं रोक देता हूं इसको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। अब यहां जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष निकाल लेंगे। तो यहां इसका टोटल हो जाता है सर 6400 टोटल। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक बार रफली कैलकुलेशन कर लेता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट का बैलेंस कितना है सर? डेबिट में 6400 है। और इसके क्रेडिट में कितना है सर? क्रेडिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 800 रुपए से, 800 से क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए डेबिट साइड में 6400 है, क्रेडिट साइड में कितना है सर? 800 रुपए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पे कितना अंतर आया? अंतर निकालो इसका सर। 5600 का अंतर आया ये। तो 5600 कौन सी साइड ज्यादा है सर? डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट दिखा रखा है। तो डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट है तो बैलेंस भी कौन सा हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। इसको क्या कहेंगे सर? डेबिट शेष कहोगे आप इसको। ओके, ये डेबिट शेष है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट शेष है। और हमें क्या करना होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष होता है उस शेष को हमें पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करना होता है। तो पुराने साझेदारों में इस डेबिट शेष को हस्तांतरित करो। तो देखिए पहली बात ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा शेष सर? डेबिट शेष। और ये हस्तांतरित होगा तो क्या हो जाएगा सर? डेबिट से क्रेडिट में चला जाएगा। कौन सा अकाउंट था सर? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे थे हम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट शेष है। अब इसे करना पूंजी खाते में स्थानांतरित। तो डेबिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? फिर बंद हो जाएगा। तो यहां लिख दिया हमने टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5600 रुपए से इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सर डेबिट किसे करना है भाई? पुराने साझेदारों में हस्तांतरित करना है। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट कर दो। पुराने साझेदार कौन है सर? एक था रमेश, एक था सुरेश। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये जो शेष है पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करना है। तो इनका पुराना अनुपात कितना होगा सर? पुराना अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है 5:3। तो 5600 को 5 और 3 में विभाजित करेंगे तो आपको पता है कि सर 5 और 3 में जब अपन इसे विभाजित करेंगे तो 5 और 3 योग कितना होता है सर? 8 होता है। इसमें 8 का भाग दो, 8 7 56। तो इसको 5 से गुणा करो सर 3500। इसको अब 3 से गुणा करो सर कितना? 7 3 2100। तो 3500 इसका और 2100 इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न जो है इस प्रकार हमने रिवैल्यूएशन खाते का जो भी शेष बचा था उस शेष को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में हमने विभाजित कर दिया। तो आपने इस प्रश्न में अभी ये पढ़ा कि हमने अब तक जितने भी समायोजन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पढ़े थे उन सभी समायोजनों को हमने एक प्रश्न में देखा। अब कल हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कल से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे इसमें। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।